Good morning students, myself Jagti Gosai and welcome to the online class of chemistry. Last lecture तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, फर्स्ट चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग. ठीक है, अब आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस. तो ये जो आपका चैप्टर है यूनिट 1 का एक सेकंड पार्ट है. यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, उसके सारे टॉपिक्स कवर करवा चुकी हूँ मैं आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर. अब इस लेक्चर के अंदर हम सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं, सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस. मतलब कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है जितनी भी तरह की, वो किस किस तरीके से होती हैं या उनमें कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, तो वो सब चीजें इनके अंदर हम स्टडी करेंगे. तो ठीक है, सबसे पहले जो टॉपिक है वो एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हमें जो हमारे पास कोई भी केमिकल बॉन्ड है उनका रिप्रेजेंटेशन, मतलब उन्हें हम किस तरह से दिखाएंगे, कि मतलब हम किस तरह के एरोज यूज करेंगे. तो जो फर्स्ट इसका टॉपिक है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. मतलब कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो बॉन्ड्स हैं, उनकी बॉन्ड है या जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनके मूवमेंट की अगर उनकी मूवमेंट हो रही है तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उनको किस तरह से हम दर्शाएंगे. तो उसके लिए क्या है, एक छोटा सा मतलब एक रूल है या फिर एक अलग अलग तरह के एरोज है. तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, कर्व्ड एरो. क्या है, देखो कर्व्ड एरो मतलब कि ये वाला एरो हम कब यूज करते हैं रिएक्शन के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर. देखिए जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है A + B = C + D. अब इसमें से क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लीजिए. अब इसके अंदर क्या है, अब अगर हमें किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट दिखानी होती है, किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन दिखाना होता है या मूवमेंट उसकी मतलब दिखानी होती है, मूवमेंट किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके लिए जो हम एरो यूज करते हैं वो कौन सा एरो यूज करते हैं, कर्व्ड एरो यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एरो है फिश हुक एरो, या फिर इसको फिश हुक एरो क्या बोलते हैं, हाफ हेडेड एरो. हाफ हेडेड एरो ये होता है इस तरह से या फिर इस तरह से, हाफ हेडेड या फिर फिश हुक. फिश हुक मतलब कि जो फिश जो मछुआरे होते हैं वो क्या करते हैं, वो यूज करते हैं जो मतलब मछली पकड़ने वाला, तो उससे इसका नाम बनाया गया फिश हुक एरो या फिर हाफ हेडेड. मतलब कि क्या है, इसके एक तरफ ये आगे क्या होता है, पॉइंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाफ हेडेड या फिर फिश हुक एरो. तो इस तरह का जो एरो है वो हम किसने यूज करते हैं, किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं. जो कर्व्ड एरो था वो तो मतलब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी मूवमेंट दिखाने के लिए कर रहे थे, और जो हाफ हेडेड फिश हुक एरो है सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करने के लिए हम दिखाएंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हाफ हेडेड एरो के बाद नेक्स्ट है हमारे पास डबल हेडेड एरो या फिर डबल हेडेड नोटेशन. डबल हेडेड एरो का आपको पता ही है, मैंने दिया आपको उसके अंदर बता ही दिया था, किसके अंदर, रेजोनेंस के अंदर, कि डबल हेडेड एरो क्या होता है, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मतलब कि जब हम अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं, किसी एक ही मॉलिक्यूल की अलग अलग अनुनादी संरचनाएं जब हम बनाते हैं, तो उसके बीच में जब हम जो एरो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डबल हेडेड एरो. मतलब दो सिरे वाला तीर या फिर डबल हेडेड एरो. ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी. और जो नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन. फिजन मतलब कि बॉन्ड का टूटना, फिजन कहेंगे हम किसको, बॉन्ड के टूटने को कहेंगे फिजन. और जो बॉन्ड के टूटने के आगे क्या है, वो किस किस तरह से टूट सकते हैं, तो उसके अंदर आएगा आगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन, की कैसे कैसे जो बॉन्ड है हमारा केमिकल बॉन्ड है वो किस तरह से टूटता है. तो देखिए इसके अंदर बॉन्ड का टूटना मतलब कि विखंडन बोलते हैं जिसको, थोड़ा सा हिंदी में भी आपको साथ साथ बता देती हूँ. विखंडन जो दो तरह से होता है, एक तो होता है समांशी विखंडन, एक होता है समांश या फिर एक विषमांश. एक होता है समांश विखंडन और एक विषमांश विखंडन. तो हमारा टॉपिक क्या है,
या फिर विखंडन। मतलब कि किसी बॉन्ड का टूटना ही क्या कहलाएगा, विखंडन कहलाएगा या फ्यूजन कहलाएगा। कि दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ फ्यूजन। पहला होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, मतलब कि समांश विखंडन। ठीक है, पहला क्या है, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन या फिर समांश विखंडन। और दूसरा है हेटेरोलिटिक या फिर विषमांश विखंडन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, होमोलिटिक या फिर समांश विखंडन की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो होमोलिटिक मतलब समांश, या फिर नाम से हम इसको पता लगा रहे हैं होमो, या फिर समांश का मतलब क्या होता है, समान। मतलब कि ये कि अगर मान लीजिए कोई ए बी मॉलिक्यूल है, जब उसका जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो बिल्कुल दो समान, मतलब कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, ए बी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जो इसका बॉन्ड का विखंडन जब होगा, या ये जो बॉन्ड जब ब्रेक होगा, बॉन्ड टूटेगा जब, तो जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या बनेंगे, बिल्कुल इक्वल इक्वल। क्या होगा, बिल्कुल इक्वल, मतलब कि दोनों समान टूटेंगे। उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब यहाँ पे ए भी कोई मॉलिक्यूल है, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। ये देखिए ए और बी, ये क्या है, ये अपने केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जब ये केमिकल बॉन्ड इनका टूटेगा बीच में से, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये टूटेंगे तो ये ए और बी दोनों क्या है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कि इनका जो विखंडन होगा वो क्या होगा, समान विखंडन होगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब इस तरह से जो ये विखंडन होता है और जो ये हमें मिलते हैं अलग अलग एटम्स, इनको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो ये तो बात थी किसकी, समांश विखंडन की या फिर होमोलिटिक फ्यूजन की। होमोलिटिक फ्यूजन का मतलब क्या है कि एक कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, उसका विखंडन होगा तो वो किसमें दो समान, मतलब दो एक जैसे, मतलब जिसके पास दोनों के पास क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। और क्या मिलेगा हमें, फ्री रेडिकल की फॉर्म में मिलेंगे। जो फ्री रेडिकल की फॉर्म में मिलेंगे तो उस तरह के विखंडन को क्या बोलेंगे हम, होमोलिटिक फ्यूजन या फिर समांश विखंडन बोलेंगे। और जब इस तरह के विखंडन से हमें जो मतलब रिएक्शंस मिलती हैं, वो रिएक्शंस हमेशा कैसी होती हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर होती हैं। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब कि क्या, कैसी रिएक्शंस, मतलब कि अध्रुवीय, मतलब किसी तरह मतलब कोई ध्रुव या फिर कोई पोलैरिटी नहीं होती। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर आगे रिएक्शंस क्या करती है, प्रोसीड करती है, मतलब या फिर आगे जाती है। तो नेक्स्ट देखिए, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन या फिर विषमांश विखंडन क्या है। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का मतलब, अब वही देखो दोबारा है तो सेम ए बी मॉलिक्यूल, लेकिन अब इसमें क्या होगा, एक के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और एक के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगी, मतलब कि पोलैरिटी में ध्रुव उत्पन्न हो रहा है। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज आ रहा है। ये बात हमें अंडरस्टैंड नहीं है, क्या होगा, इसके अंदर एक ध्रुव आएगा। वो कैसे आ रहा है, देखो अब यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, बिल्कुल इक्वल इक्वल नहीं हो रहा। उसमें क्या हो रहा है, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव, मतलब कि उसके अंदर क्या आ रही है, मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी आ रही है। और ऐसा किस केस में होता है, या तो जो ए है वो क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और जो बी है वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब देखिए ऐसे भी हो सकता था, ये ए और बी, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस और बी प्लस। अब इस कंडीशन के अंदर तो क्या है, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसलिए बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। और यहाँ पे क्या था, ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसलिए ए के ऊपर क्या आया, माइनस चार्ज आया। तो देखिए ये दोनों ही कंडीशन क्या है, हेटेरोलिटिक या फिर विषमांश विखंडन है। विषमांश विखंडन कैसे है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास कम है, इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो विखंडन
विखंडन हो रहा है वो बराबर बराबर नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, एक के पास ज्यादा अगले दूसरे के पास कम, या फिर दूसरे के पास ज्यादा पहले वाले के पास कम। तो इस तरह के विखंडन को हम क्या कहेंगे, विषमांश विखंडन कहेंगे। और जो इस तरह के जो विखंडन होते हैं, इनसे हमें जो ये मिलते हैं कि जो इनको हम क्या बोलते हैं, कटायंस या फिर अनायंस बोलते हैं। ठीक है, उसमें हमें जो मिल रहे थे फ्री रेडिकल्स मिल रहे थे, जिसके अंदर हमें कटायन और अनायन, कटायन मतलब ये कार्बन के अंदर होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोकटायन या फिर कार्बोनियम आयन या फिर कार्बन आयन बोलेंगे। ठीक है, और जब इस तरह के जो रिएक्शंस होंगी, जब इस तरह की रिएक्शंस प्रोसीड होंगी, तो वो जो रिएक्शंस प्रोसीड होंगी वो हमेशा किसके अंदर होंगी, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर प्रोसीड होगी। पोलर सॉल्वेंट्स मतलब ऐसे सॉल्वेंट जिनके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ ध्रुवता या कुछ ना कुछ क्या होगी, पोलैरिटी होगी उसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या था, ये टाइप्स ऑफ फिजन या फिर विखंडन के प्रकार। दो तरह से बॉन्ड टूटता है, एक तो होमोलिटिक और एक हेटेरोलिटिक। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या है। ठीक है, अभी दोनों को क्या है साथ साथ में लेके चलेंगे ताकि आपको ये चीज इजीली समझ आए। इलेक्ट्रोफाइल, अब पहले नाम से देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल, फाइल का मतलब होता है या फिर इसको फिले बोलते हैं, इसका मतलब होता है लव। मतलब ये ऐसे कंपाउंड्स या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ठीक है, अब है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियो का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस, और फिले का मतलब यहाँ पर फिर दोबारा लव। ठीक है, तो ऐसे मतलब क्या कहते हैं, जो क्या होंगे न्यूक्लियस स्नेही या फिर न्यूक्लियस लवर होंगे या न्यूक्लियस लविंग जो होंगे, ऐसे ग्रुप्स को क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहा जाएगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसका मतलब ये है कि उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उनके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, इसीलिए उन्हें क्या है, इलेक्ट्रॉन से प्यार है। तो अगर ऐसी चीज है तो इसके अंदर क्या होगा, कि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो खुद ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और ये अटैक किसके ऊपर करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स के ऊपर। मतलब कि ये ऐसे ग्रुप्स के ऊपर अटैक करेंगे जिनके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, और इसके अंदर इसका उल्टा क्या होगा। अब ये क्या है, न्यूक्लियस लवर है, मतलब ये कि इनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, मतलब क्या होगा इसके पास, इनके पास क्या होगा, न्यूक्लियस लवर मतलब कि न्यूक्लियस ये क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेंगे। तो क्या थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहाँ पे ये क्या होंगे, अपने आप में पहले से इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को देने का काम करेंगे, तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होंगे। और ये अटैक किसके ऊपर करेंगे, ये ऐसी स्पीशीज के ऊपर अटैक करेंगे जिनके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब कि ये खुद क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, लेकिन अटैक ऐसे ग्रुप्स के ऊपर करेंगे जिनके पास जहां पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो देखिए, समझ आया आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल नाम से याद है, इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब ये कि इनको क्या होती है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब क्या है कि इनके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा इनके ऊपर। और जो न्यूक्लियोफाइल है, इनके पास पहले से ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत एक्सेस के अंदर है, तो इनके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और दोनों के अंदर क्या है, न्यूट्रल स्पीशीज, मतलब न्यूट्रल स्पीशीज का मतलब ये कि उनके पास कोई चार्ज नहीं होगा ऊपर, लेकिन फिर भी वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट के अंदर क्या होते हैं, उनके पास पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, देखिए ऑक्टेट का मतलब होता है कि जो मतलब शेल के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो
आठ से बना ये ऑक्टेट, मतलब ऑक्ट जो वर्ड यूज होता है वो आठ के लिए यूज होता है। तो ऑक्टेट जो है वो अपना क्या करते हैं, पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे तो क्या होते हैं, वो क्या होंगे इलेक्ट्रोफाइल। और जो अपना जो ऑक्टेट है उसमें क्या होते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या होते हैं लोन पेयर के फॉर्म में ऊपर पड़े होते हैं, तो उनमें क्या होता है ऑक्टेट को क्या होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखिए एग्जांपल देखिए, अभी एग्जांपल जो है आपको इलेक्ट्रोफाइल्स के वो याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन सी जो स्पीशीज है वो इलेक्ट्रोफाइल्स होती है। जैसे पहले हम लिख लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, मतलब कि जिनके ऊपर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए सबसे पहले तो क्या है H+, फिर X+, अब X के अंदर कौन कौन से होते हैं Cl+, Br+, I+, ठीक है, ये तो हो गए X। उसके बाद और देखिए पॉजिटिव स्पीशीज कौन कौन सी है R+, अब R+ के अंदर कौन कौन से CH3+, C2H5+, ठीक है। उसके बाद और कौन सी पॉजिटिव स्पीशीज है RCO+, NO2+, NO+, उसके बाद Rn+, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ ऐसी स्पीशीज है या कुछ ऐसे क्या है इलेक्ट्रोफाइल्स है जिनके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कि ये क्या है इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन की क्या है बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ये तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। उसके बाद क्या है न्यूट्रल स्पीशीज। अब न्यूट्रल स्पीशीज कौन कौन सी हैं कि मतलब इनके जो ऑक्टेट होता है, इनका जो ऑक्टेट होता है उनके अंदर क्या है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते। तो इसके एग्जांपल देखिए जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स है उनके एग्जांपल हैं BeCl2, Bf3, AlCl3, FeCl3, ZnCl2, ठीक है। उसके बाद SnCl4, SO2 एक्सेट्रा। मतलब ऐसे ये आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, तो आप बुक के अंदर देख लेना, आगे एग्जांपल और बहुत सारे दे रखे हैं। अब यहाँ पे क्या देखो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज और न्यूट्रल स्पीशीज। अब ऐसे ही इसके अंदर भी क्या आएगा, एक तो नेगेटिव स्पीशीज आएंगी और एक क्या आएंगी न्यूट्रल स्पीशीज आएंगी। अब नेगेटिव स्पीशीज का मतलब देखो सबसे पहले भाई X माइनस का मतलब कौन होगा Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कौन कौन सी होती है देखो, जिनके पास क्या है NH2 माइनस, और इसके अलावा देखो H माइनस हो गया, फिर FCl और Br ये तो होंगे। इसके अलावा और कौन कौन से हैं देखो OC2H5 माइनस, C6H5 माइनस, SH माइनस, R माइनस, फिर उसके बाद R, ये CCl3 माइनस। मतलब ऐसी वही स्पीशीज जो क्या होंगी नेगेटिव होंगी। और उसके बाद न्यूट्रल स्पीशीज कौन कौन सी है देखिए, तो न्यूट्रल स्पीशीज के अंदर क्या होगा, सबसे पहला एग्जांपल है H2, मतलब ऐसी स्पीशीज होती है यहाँ पे इनको क्या है ऑक्टेट ऑक्सीजन तो पूरा है, लेकिन फिर भी इनके पास क्या है इलेक्ट्रॉन्स बड़े हैं एक्स्ट्रा, वो किस फॉर्म में बड़े रहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, तो ये NH3, ठीक है। उसके बाद और क्या है RnH2, उसके बाद Cl, या फिर Cl के ऊपर क्या है मतलब Cl माइनस फिर इस तरफ बचे रहते हैं इस तरह से। उसके बाद है H2S। तो देखिए ये कुछ एग्जांपल हैं इसके इलेक्ट्रोफाइल्स के और न्यूक्लियोफाइल्स के। अब इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होंगी जिनको क्या होगा इलेक्ट्रॉन से प्यार, मतलब कि खुद इनके पास क्या होगी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो कौन सा ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज या फिर कुछ न्यूट्रल स्पीशीज। एग्जांपल आपको बुक में
तो आप देख लेना। उसके बाद क्या है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के अंदर जो भाई नेगेटिव स्पीशीज होंगी, मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन क्या है अपने जितने इनको जरूरत है उससे ज्यादा इनके पास इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है इसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है। और न्यूट्रल स्पीशीज के अंदर मतलब ऐसे भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास क्या है अपने ऑक्टेट को क्या है एक्सपेंड करने की कैपेबिलिटी है या एबिलिटी, मतलब कि उनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्म में पड़े रहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में पड़े रहते हैं। तो ये क्या था इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो इसके अंदर क्या है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के अंदर। रिएक्शंस के अंदर क्या है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो ये वर्ड है इसका बार बार यूज होगा, और इसी के बेस पे क्या है हम आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी देखेंगे। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। और ये चीज आप सिर्फ नाम से ही याद रख सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग कि उन्हें इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, और न्यूक्लियस की बहुत ज्यादा होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे मतलब क्या है उनके क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियस लविंग होंगे उनके पास मतलब इलेक्ट्रॉन्स पहले से क्या है बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या है वो न्यूक्लियस लविंग है। ठीक है, तो ये तो बात थी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब यहाँ से मेन चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन हम आज तक आप पढ़ के आए हो, जैसे 4 तरह की पढ़ के आए हो या 6 तरह की कुछ पढ़ के आए हो। अब यहाँ से क्या है जिसको बोलते हैं GOC जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ये आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इसके अंदर सारी जर्नल्स ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आपको बिल्कुल जो क्या कहते हैं बेसिक होता है जो आपको आना ही चाहिए ऑर्गेनिक का। तो देखिए टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। कौन कौन सी, सबसे पहली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड है एडिशन रिएक्शन, थर्ड इज एलिमिनेशन रिएक्शंस, और फोर्थ है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो बेसिकली देखो क्या है कि हम ये 4 तरह की रिएक्शंस पढ़ेंगे। कौन कौन सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। पहली है प्रतिस्थापन, दूसरी योगात्मक, तीसरी विलोपन और चौथी पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। ठीक है, हिंदी में आप बुक में इसमें दे रखे हैं, बुक में आप देख लेना। ठीक है, तो देखिए अब ये जो रिएक्शन है इनको एक एक करके हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके कितने टाइप्स हैं, एडिशन के, एलिमिनेशन के और रीअरेंजमेंट के आगे टाइप्स। तो सबसे पहले रिएक्शन जो है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी बोलते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन हम देखिए नाम से पता लग रहा है सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एक की जगह कोई और ऐसा हम क्या लाएंगे, ऐसा सब्स्टिट्यूट लेके आएंगे जिससे क्या होगा कि एक जो मॉलिक्यूल है एक एटम है क्या होगा दूसरे की जगह ले लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल A + B AB + C, यहाँ पे आ जाएगा AC + B। तो ये क्या है जनरल सा देखिए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को बताने का तरीका होता है। तो क्या है यहाँ पे AB कोई मॉलिक्यूल था उसके अंदर C एटम जब हमने ऐड किया तो क्या हुआ, B क्या हो गया रिमूव हो गया, उसकी जगह किसने ले ली आगे C ने ले ली। तो जो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उन रिएक्शंस को क्या
क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या हुआ, बी की क्या है, जब किसने आके ले ली, सी ने ले ली। अच्छा, अब इन जो रिएक्शन होती है, इनके जितने भी जो बॉन्ड बनते हैं वो बॉन्ड कौन से होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, फिर जब सी ऐड होगा तो बॉन्ड दोबारा बना होगा, तो बॉन्ड बनने में या बॉन्ड टूटने के अंदर जो जितने भी तरह के ये बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, इसके अंदर इसी बेसिस के ऊपर क्या है, इन रिएक्शंस को आगे किसमें तीन तरह से डिवाइड किया गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको क्या है आगे तीन में डिवाइड किया। तो पहला तो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड है फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा शायद पार्ट है मेरे ख्याल से इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जो थर्ड है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि इसके अंदर जो जो तरह का जो ये सी, मतलब जो ये सी कंपाउंड है, जो जो भी अटैक करेगा आगे, ये जो भी इसको आगे सब्स्टिट्यूट करेगा, उस बेस के ऊपर क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब ये कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा इसके ऊपर, तब वो क्या हो जाएगी, वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। और अगर इसके ऊपर आके कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आके अटैक करेगा तो वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। और अगर उसमें कोई फ्री रेडिकल आके अटैक करेगा तो वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो देखिए अब इसकी भी हम क्या पहले जर्नल सी को देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं जर्नल सी, फिर आगे डिस्कस करेंगे, एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो इनके एग्जांपल, जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या है, कोई CH3Br प्लस Cl माइनस, मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3Cn प्लस Br माइनस। ठीक है, तो देखिए इस तरह की जो रिएक्शन होगी ये कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक। क्यों, अब यहाँ पे जो ये Cn है इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर आके अटैक करेगा। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अब दूसरी देखिए एग्जांपल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल देखिए, तो उसके अंदर हम ले रहे एग्जांपल देखिए C6H6 ले लेते हैं, बेंजीन लेना है हमें, और साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे Br ले लेते हैं, Br, या फिर हम कोई भी जैसे ग्रुप ले सकते हैं, कोई भी नाइट्रो ग्रुप ले सकते हैं, या फिर सल्फेट ग्रुप ले सकते हैं। तो हमने Br ले लिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये C6H5 Br प्लस H+। अब यहाँ पे जो ये Br है ये क्या करेगा, किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। मतलब ये Br प्लस की फॉर्म में होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन किससे पूरे करेगा, अपने बेंजीन से पूरे करेगा। तो इस तरह की जो रिएक्शन है क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। अब देखिए किस तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी, फ्री रेडिकल वाली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो ऐसी रिएक्शंस होती है फ्री रेडिकल वाली, वो रिएक्शन हमेशा हीट या फिर लाइट, मतलब एक तो प्रकाश के मतलब प्रेजेंस के अंदर या प्रकाश के उसके अंदर ही हमेशा ये वाली रिएक्शन होती है, कौन सी, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो CH3Cl प्लस HCl। तो जो ये फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन होगी इसके अंदर क्या होगा, ये रिएक्शन हमेशा हीट या फिर मतलब ऊष्मा या प्रकाश के प्रेजेंस के अंदर ही होती है ये रिएक्शन हमेशा। तो तीन तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, कौन कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शंस, मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाम आप से देख लेना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें देखिए पहले जनरल सी बात तो ये है कि हमें इसमें क्या चाहिए, एक तो क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और दूसरा ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, कमी हो। मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा, वो ऐसे मॉलिक्यूल्स के ऊपर आकर अटैक करेगा जिनके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की पहले से क्या होगी, कमी होगी। क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल खुद है उसके पास तो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। तो वो क्या करेगा, किसी ऐसी स्पीशीज के ऊपर आकर अटैक करेगा जिसके पास खुद के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अब देखिए रिएक्शन क्या है इसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आगे दो तरह से होती है, जिसको SN1 और SN2 रिएक्शन बोला जाता है। देखिए जो ये रिएक्शन है ये भी आगे दो तरह से होती है, SN1 और SN2, मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एक तो होती है यूनिमोलिकुलर और एक बाइमोलिकुलर, मतलब एक द्विअणीय और एक सिंगल, मतलब जो एक ही मतलब अणु से आगे होगी, इस तरह की रिएक्शन। तो इसको आगे देखते हैं। पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरल से देखो तो जैसे क्या होगी, इसमें कोई क्या लेंगे, अल्काइल हैलाइड लेंगे और साथ में क्या लेंगे, न्यूक्लियोफाइल लेंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, RNU प्लस में S-। तो ये क्या है, जनरल रिएक्शन है किसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कोई अल्काइल हैलाइड लेंगे हम, उसके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल को जुड़ जाएगा और X माइनस, मतलब क्या है, कोई भी जो हैलोजन हमारे पास है वो निकल जाएगा X माइनस की फॉर्म में। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए CH3Cl प्लस OH माइनस, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, CH3OH प्लस Cl माइनस। तो एक तो ये रिएक्शन होगी। अब एक इसी में देखें हम, जैसे कुछ और ले लें, ऐसे C2H5Br ले सकते हैं, उसके बाद अगर हम OH लेंगे तो उधर क्या बन जाएगा, हमारे पास C2H5OH बन जाएगा और साथ में Br माइनस निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इनकी क्या होती है, अलग अलग जो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इनकी बेसिसिटी अलग अलग होती है, मतलब इनकी जो क्षारीयता है वो अलग अलग होती है। उसके बेस के ऊपर को डिवाइड किया गया दो में, SN1 रिएक्शन के अंदर और SN2 रिएक्शन के अंदर। तो जो SN1 रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन है ये हम